नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ का। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है और प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे, इससे क्या होता है कि हमारी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी और काफ़ी क्वेश्चन हमें पता भी होगा। तो हम मिश्रित क्वेश्चन इसमें लेंगे, जैसे व्याकरण से, संस्कृत से, ये सब का सारे क्वेश्चन हम इससे लेंगे। तो दोस्तों, बाकी जो क्लास जो आपका चलता है काव्य शास्त्र ये सब का, ये क्लास अपना चलता रहेगा, लेकिन आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूज़फुल है ये प्रैक्टिस सेट, आपके परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन देते हुए चलिएगा, क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है। ए खालसा सिंह, बी करतार सिंह, सी लहना सिंह या डी परमिंदर सिंह। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि उसने कहा था कि मुख्य पात्र कौन है। तो उसने कहा था का मुख्य पात्र कौन है। उसने कहा था का मुख्य पात्र लहना सिंह है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद का नहीं है। पहला है जन्मेजय का नागयज्ञ, दूसरा है स्कंदगुप्त, सी है ध्रुवस्वामिनी और सिंदूर की होली डी है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही है उस पर आप टिक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन 2 है, सिंदूर की होली जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। बाकी स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामिनी ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। अगर आप लोग का आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रैक्टिस अच्छे से चलेगा। और अगर जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आगे क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया गया है। तो बताइए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है। पहला है जीवनी काल कहा गया है, कि पद्य काल, कि संस्मरण काल या गद्य काल। तो जो ऑप्शन सही है आप लोग आंसर देते हुए चलिए। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या काल कहा गया है। तो आपका ऑप्शन सही है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अब है क्वेश्चन 4, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। तो आप बताइए, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का क्या नाम है। ए निराला, बी अगे, सी पंत या डी जयशंकर प्रसाद। तो आपका ऑप्शन सही होता है बी, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, अगे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। ए उपेन्द्रनाथ अस्क, बी यशपाल, सी जैनेन्द्र कुमार, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो इन चारों में से जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है डी, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है, वृंदावन लाल वर्मा हैं। अब इनके अन्य उपन्यास भी आपको पता रहना चाहिए, जैसे एक हो गया झांसी की रानी, आपका हो गया झांसी की रानी, दूसरा हो गया अहिल्याबाई, तीसरा है मधोजी, सिंधिया, भुवन विक्रम, विराट की पद्मिनी, कचनार, ये सब क्या है, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। आगे है जायसी किस धारा के कवि हैं। ए ज्ञानमार्गी, बी प्रेमाख्यानक, सी नाथपंथी या डी रासक काव्यधारा के। तो जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो जायसी क्या है, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, साखी के रचयिता कौन है। ए रसखान, बी सूरदास, सी कबीरदास या डी रहीम। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए आंसर बताते चलिएगा, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। तो साखी के रचयिता कौन है। तो साखी के रचयिता आपके कबीरदास जी हैं। कबीर को, अब देखिए, कबीर की बाड़ी का संग्रह क्या कहलाता है। अगर पूछ लिया गया कबीर की बाड़ी का संग्रह क्या कहलाता है, बीजक कहलाता है। और इसके 3 भाग हैं, किसके, बीजक के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं।
साखी, सवद और रमैनी। अब पूछ लिया गया रमैनी और सवद कैसे पद हैं, तो रमैनी और सवद क्या हैं, गे पद हैं, गे पद हैं। और साखी दोहों में लिखा गया है, मतलब रमैनी और सवद गे पद हैं और साखी दोहों में है। और कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है और बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, सवद और साखी। क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन है, मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ए दादू दयाल, बी कबीरदास, सी रैदास या डी सुंदरदास। तो मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ के रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन बी है कबीरदास। कौन है? कबीरदास। आगे का क्वेश्चन है, लोक है लाग कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये आप लोग को याद रहना जरूरी है कि लोग है लाग कवित्त बनावत और मोह तो मेरे कवित्त बनावत के रचयिता कौन है? ए केशवदास, बी घनानंद, सी भिखारी दास या डी पद्माकर। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो लोक है लाग कवित्त बनावत के रचयिता कौन है? घनानंद है। कौन है? घनानंद है। ऑप्शन बी आपका सही होता है। आगे क्वेश्चन है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पंक्तियां हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो अविधा उत्तम काव्य है, इसके रचयिता कौन है? ए भिखारी दास, बी बिहारी, सी देव और डी चिंतामणि। तो आपका ऑप्शन सी होता है देव। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? देव हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनको काव्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ सूची 1 में रचनाकार दे दिया गया, कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम दे दिया गया। आपको करना है कि इसे सम्मिलित कीजिए कि कौन कौन है। देखिए पहला क्या है, श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब हमें इसका सुमेलन करना है कि कौन कौन से हैं। तो आपका श्याम सुंदर दास जो हैं की रचनाएं कौन सी हैं? प्रजा हितैषी, आप ये देखिए। और राजा लक्ष्मण सिंह की क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह की कौन सी है? आनंद कादंबरी। तो आपका देखिए ऑप्शन ए सही है कि श्याम सुंदर सेन की रचना है प्रजा हितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह की है आनंद कादंबरी और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है समाचार सुधा वर्षण और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है कविवचन सुधा। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, इम्पॉर्टेंट। आगे है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सही क्रम क्या है? जैसे ए का ऑप्शन क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये मिश्र बंधु विनोद ने लिखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका क्रम इतिहास ग्रंथों में सही है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, या मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है कि काल क्रम के अनुसार अगर देखें तो सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद है इतिहास ग्रंथ, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका है, फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। क्लियर हुआ? इसका कालक्रमानुसार ऑप्शन डी आपका सही होता है। आगे है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है?
पहले देखिए गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस लिखा गया कि रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका लिखा गया कि दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका लिखा गया कि दोहावली फिर गीतावली, रामचरितमानस या विनय पत्रिका। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। इसमें पहले दोहावली लिखा गया, फिर गीतावली लिखा गया, फिर रामचरितमानस लिखा गया और फिर विनय पत्रिका। ये कालक्रम, इसका क्रम बहुत पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी पेपर में, जो नए पैटर्न में पेपर आए हैं, तो इसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इसको देखते हुए चलिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापन वर्ष क्या है? तो नागरी चारणी सभा का स्थापन वर्ष बताइए। ए 1893, बी 1857, सी 1902 या डी 1917। तो नागरी प्रचारणी सभा का स्थापन वर्ष क्या है? आपका ऑप्शन ए सही होता है, 1893 ईस्वी। क्या है? 1893 ईस्वी। और कहाँ पे हुआ था नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना? काशी, जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इसका स्थापना वर्ष हुआ था। आगे क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी मुंशी सदासुख लाल। तो शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन बी सही होता है, बाल मुकुंद गुप्त जो हैं शिव शंभू चिट्ठे के लेखक हैं। आगे का क्वेश्चन है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन कौन से हैं? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस 16 क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा सही होता है? आपका ऑप्शन सी सही होता है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? तो अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहीन पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? आपका ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, बी है अजातशत्रु, सी है चंद्रगुप्त या डी है स्कंदगुप्त। तो 17 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या सही है? स्कंदगुप्त। कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है पंक्ति स्कंदगुप्त के नाटक से लिया गया है। अब आगे का क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। अब देखिए आपके ए में है श्रृंखला की कड़ियाँ, पहला है विषाद योग, शिव शंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टेंटे। ये सही है कि विषाद योग, शिव शंभू के चिट्ठे, श्रृंखला की कड़ियाँ या आत्माराम की टेंटे। ये सही है। आत्माराम की टेंटे, शिव शंभू के चिट्ठे, विषाद योग, श्रृंखला की कड़ियाँ। ये सही है कि शिव शंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टेंटे और श्रृंखला की कड़ियाँ, विषाद योग। ये सही है। आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन डी सही है। कालक्रम के अनुसार से सबसे पहले शिव शंभू के चिट्ठे हैं, फिर आत्माराम की टेंटे हैं, फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, फिर विषाद योग। अब देखिए कैसे शिव शंभू के चिट्ठे जो हैं वो 1877 बाल मुकुंद गुप्त की रचना, और आत्माराम की जो टेंटे हैं देखिए 1903 में किसकी है? गोविंद नारायण मिश्र की है। श्रृंखला की कड़ियाँ हैं वो 1942 महादेवी वर्मा की हैं, और विषाद योग जो है 1973 कुबेरनाथ राय की है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सही होता है। शिव शंभू के चिट्ठे 1877, आत्माराम की टेंटे 1903, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 और विषाद योग 1973। क्लियर हुआ? आगे है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर आपका ज्ञा है। क्या है? ज्ञा है। सॉरी, ज्ञा नहीं है। आपका ऑप्शन ए सही होता है। अर्धस्वर या है। अर्धस्वर क्या है? या है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? आपका ऑप्शन है अवधी, बी बिहारी, सी बघेली या डी छत्तीसगढ़ी। तो आपका कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है, बिहारी।
पूर्वी हिंदी की नहीं है, यह भोजपुरी है। बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी क्या है, पूर्वी हिंदी में आता है। आगे का क्वेश्चन है, बोली का लघुत्तम रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, बोली का लघुत्तम रूप क्या है। तो बोली का लघुत्तम रूप बताइए। व्यक्ति बोली होती है कि उपबोली, सहायक बोली या वर्ण, क्या होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही है 21 का, कि वर्ण जो है वो बोली का लघुत्तम रूप है। आगे क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र कि सुखदेव बिहारी मिश्र, इन चारों में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22, आप आंसर दीजिए। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी नहीं आते हैं। बाकी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र बंधुओं में आते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, रस गंगाधर के रचयिता कौन है। बताइए, रस गंगाधर के रचयिता कौन है। अभिनव गुप्त, दंडी, पंडित जगन्नाथ या आचार्य विश्वनाथ। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है कि रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये सब। अब क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक का कवि कौन नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या प्रभाकर माचवे। बताइए, तो तार सप्तक के कवि शमशेर बहादुर नहीं है, ऑप्शन ए सही होता है। बाकी गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे हैं। तार सप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी से शुरू हुई। क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन है 25, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। आगे है विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव की मैला आंचल। आंसर बताइए कौन सा सही है। तो बताइए, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। आगे क्वेश्चन 26 है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। 10, 5, 3 या 7। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो 10 गुण होते हैं। आगे है, वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, वाक्जाल। व्यंजन है ये, तो गा को का में बदल दिया गया, तो वाक्जाल सही है आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है। तो सरिता का पर्यायवाची क्या नहीं है। तटनी, त्रिपथगा, निम्नगा या तरंगड़ी। सरिता का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी त्रिपथगा नहीं है। बाकी तटनी, निम्नगा, तरंगड़ी ये सब सरिता का पर्यायवाची है। पर्यायवाची भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपके पेपर में। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। बताइए, 3 भेद हैं, 2 भेद हैं, 4 हैं कि 5 हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद। कितने भेद हैं। 2 भेद हैं रचना की दृष्टि से। कौन कौन से। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं, जिसमें कर्म का प्रभाव हो, और जिसमें नहीं कर्म का प्रभाव नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कि इनमें से कोई नहीं। तो या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। आंसर दीजिए, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। तो पुरुषोत्तम में आपका तत्पुरुष समास है। क्लियर हुआ। आगे निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। द्विगु समास का सही विकल्प चुनिए। नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ, यथाशक्ति। किसमें द्विगु समास है। 32 क्वेश्चन। तो आपका नवरत्न
द्विगु समास है। द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाची शब्द होता है जिसका पहला शब्द संख्यावाचक हो, जैसे नवरत्न नौ है तो ये द्विगु समास है। आगे का क्वेश्चन है 33, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। जैसे कर्मधारय समास है उसका सही विकल्प क्या होगा? कामचोर, स्वर्णाक्षर, पंचवटी कि रोग पीड़ित। बताइए इसमें से कौन सा कर्मधारय समास है? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है 33 का स्वर्णाक्षर। स्वर्णाक्षर में कर्मधारय समास है। आगे क्वेश्चन है मतैक्य में कौन सी संधि है? तो बताइए मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। मतैक्य में वृद्ध संधि होती है। क्या होती है? वृद्ध संधि होती है। कैसे पहचानेंगे? देखिए जहाँ दो मात्राएं आए वहाँ पे हमेशा वृद्ध संधि होती है। क्लियर हुआ? और जहाँ पे एक मात्रा आए वहाँ गुण संधि होता है। आगे है शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ध्वंस, ध्वंस का विलोम क्या होगा? सृष्टि, रचना, सृजन या निर्माण। तो शब्द ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस मतलब खत्म करना होता है। जैसे कोई चीज़ ध्वंस हो गया, खत्म हो गया, तो उसका सही ऑप्शन क्या है? निर्माण। क्लियर हुआ? तो आज हम यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी और काफ़ी क्वेश्चन आपको समझ में भी आता रहेगा। कल हम 36 क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।